सर ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एस के दुबे फ्रॉम माही म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। आज बच्चों हम लोग साइंस 2 के टॉपिक नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। उसके लिए मैंने आपको उसे इजीली समझने के लिए आपके लिए पीपीटी बनाया है। उसकी सहायता से उस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पीपीटी आपको दिख रहा होगा। तो साइंस 2 का 16वां पाठ आनुवंशिकता और परिवर्तन। इसके बारे में इस पाठ में 4 भाग हैं इसके। वंशागति, आनुवंशिकता, मेंडेल की आनुवंशिकता के सिद्धांत और गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होने वाले रोग। तो जिसमें शुरुआत के पहले 2 भाग हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला है वंशागति और दूसरा है आनुवंशिकता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पाठ के शुरुआत में ही एक सारणी दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपकी कक्षा में सभी लड़के लड़कियां एक जैसे दिखाई देते हैं? मान लो आप 9th कक्षा के बच्चे हो, चाहे ए डिवीजन हो, बी डिवीजन हो, कोई भी आपका डिवीजन हो, अगर उसमें आप देखोगे तो सभी सभी लड़के और लड़कियां एक जैसे नहीं दिखाई देते। दूसरा है, जो सारणी दी गई है वह आप खुद अपने फैमिली में अपने आप को, अपने दादाजी को, ग्रैंडफादर को, दादी ग्रैंडमदर, पिताजी और माताजी, ये 5 जन पर देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट दिया है त्वचा का रंग। तो सबकी त्वचा का रंग क्या सेम है क्या? आपकी कक्षा में तो बच्चे अलग-अलग फैमिली से आए हैं, उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन आपके परिवार में ही आपके माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी और स्वयं आप खुद, सबकी त्वचा का रंग सेम है क्या? नहीं। हो सकता है कोई गोरा हो, कोई सांवला हो, कोई डार्क हो। तो इस तरह से सबका जो त्वचा का रंग है वह अलग-अलग होता है। दूसरा पॉइंट दिया है चेहरे की रचना। हो सकता है कि आपका चेहरा जो है गोल हो, दादाजी का चेहरा लंबा हो, किसी का मीडियम में हो। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, दिया है ऊंचाई। तो पांचों जन जो हैं आपके फैमिली में सबकी ऊंचाई भी अलग-अलग होगी। आंखों का रंग, किसी की आंखों का रंग काला होगा, किसी की आंखों का रंग भूरा होगा। तो इस तरह से आंखों का रंग भी अलग-अलग हो। और हाथ के अंगूठे की रचना। तो देखोगे आपके खुद के परिवार में ही जो आपके दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी हैं और आप में इतने सारे अंतर हैं। तो इस तरह से अपनी कक्षा में देखोगे तो वहाँ पे तो अलग-अलग फैमिली से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनमें भी अंतर होता है। और यह अंतर क्यों है, किसके कारण होता है या समानता क्यों है, यह सारी चीजें हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। इसी भाग को कंटिन्यू करते हुए पाठ का अगला भाग है, देखेंगे वंशागति। अंग्रेजी में इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। वंशागति को इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहा जाता है। और इसकी परिभाषा आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिया है? सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं, इसे ही वंशागति या इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहा जाता है। और एक आनुवंशिक विज्ञान शाखा है विज्ञान की, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो विज्ञान की वह शाखा जो जनुकों का अध्ययन करे।
तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो जनुक जिसे इंग्लिश में जीन्स कहा जाता है, उसकी स्टडी करे, उसका अध्ययन करे, उस विज्ञान के ब्रांच को आनुवांशिक विज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। अभी संलग्न आकृति में आप देख पा रहे होंगे पहली आकृति जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे पक्षी जो है उसके ही जैसा उसका चूजा जो है, कबूतर है तो कबूतर का जो बच्चा है ठीक कबूतर के जैसा है। यहाँ पे तीसरी आकृति में देख पा रहे हो कि जो डॉगी है उसके जो पिल्ले हैं वह भी उसके पेरेंट्स पे गए हुए हैं। तो जो सजीव है अपने ही जैसा अगला सजीव रिप्रोड्यूस करता है। तो पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में नई संतति संतति का मतलब है अगली पीढ़ी, संतान निर्मित होता है। यह संतति अपने जनुकों से कुछ सूक्ष्म भेदों को छोड़कर, भेद यानी अंतर, कुछ अंतरों को छोड़कर लगभग बहुत सारे लक्षण अपने पेरेंट्स के ही यानी माता-पिता जैसे ही दिखाई देते हैं। तो जैसे संलग्न आकृति में आप देख पा रहे हो पहला जो चिड़िया है उसके चूजे लगभग उसके जैसे हैं, कबूतर है उसके चूजे उसके जैसे हैं, डॉगी है उसके जो पिल्ले हैं उसके जैसे हैं। 2 तरह का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, पुनरुत्पादन प्रक्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है, यह 10वीं में आप डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, पुनरुत्पादन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक पुनरुत्पादन। तो इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में और दूसरे वाले को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया है, उससे जो सजीव निर्मित होता है, जो अगली पीढ़ी संतति होती है, उनमें बहुत कम भेद होता है, बहुत कम अंतर होता है। यानी उसके जो जनक हैं, पेरेंट्स हैं और अगली जो पीढ़ी संतति है, बहुत कम डिफरेंस होगा। लेकिन लैंगिक प्रजनन से जो पुनरुत्पादित सजीव होते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, मनुष्य और भी जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उनमें लैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो अगली पीढ़ी संतति होती है, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक अंतर होता है। यानी जनक में और संतति में, संतान में अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक अंतर दिखाई देता है। यहाँ पे आप इस आकृति को अगर निरीक्षण करोगे तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी कक्षा में मित्रों के कानों का बारीकी से निरीक्षण करिए। अब यहाँ पे देखेंगे 2 जन का कान दिखाया गया है। मान लो आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 दोस्त हैं आपके, तो सभी के कानों की रचना एक जैसी नहीं होगी। किसी का कान जो होगा एकदम जो उसकी ललरी होती है, कान का जो ये लास्ट हिस्सा पीना कहते हैं, वह एकदम चिपका रहता है। किसी का थोड़ा-सा अलग रहता है और किसी का एकदम अलग रहता है। जो ये कान का निचला हिस्सा है, वह किसी-किसी का एकदम स्किन से जुड़ा होगा निचले हिस्से से, किसी-किसी का कम जुड़ा होगा और किसी-किसी का और गैप रहता है। तो इस तरह से देखोगे अ, अपने ही क्लास में या अपने ही परिवार के सदस्यों में इस तरह का अंतर दिखाई देता है। हम सभी मनुष्य प्राणी हैं, फिर भी हम सबकी त्वचा का रंग क्यों अंतर दिखाई देता है? आप सभी कक्षा 9वीं में हो, एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी लंबे, तो कुछ विद्यार्थी कम ऊँचाई वाले होते हैं। तो आपके क्लास में देखोगे कोई बच्चा 5 फीट का है, कोई साढ़े 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई साढ़े 4 फीट का है। तो इस तरह का अंतर क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आए हैं, जेनेटिक गुणधर्म आए हैं, आनुवांशिक गुणधर्म आए हैं, वह वंशानुगत आनुवांशिकता के कारण ही इस तरह का अंतर दिखाई देता है।
तो देखोगे सभी का चेहरा एक जैसा नहीं हो सकता, कुछ अंतर होंगे। अगर 2 सगे भाई भी होंगे या बहनें हैं, तो या फैमिली मेंबर हैं, तो उनके होठों की जो रचना है, लिप्स का जो बनावट है, नाक की बनावट है, उसमें भी आप अंतर देख सकते हैं। कपाल पर बालों का कोड़ यानी सिर पर जो सिर के जो अगला हिस्सा है, फॉरहेड है, माथा है, वहाँ पर जो बाल हैं, वहाँ पर सबकी रचना अलग-अलग देखने को मिल सकती है। तो यह सारे जो अंतर दिखाई दे रहे हैं, यह आनुवंशिकता के ही कारण है, वंशागति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला भाग है, जो अपना पाठ का नाम ही है आनुवंशिकता। अंग्रेजी में इसे हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। अभी इसकी परिभाषा आप देखिए, कोई भी पूछे केवल यह एक सेंटेंस बोल दीजिए, आपको भी समझेगा, सामने वाले को भी, और उसे लगेगा कि हाँ भाई, यह बच्चा, यह स्टूडेंट जो है पढ़ा लिखा है और इसे आता है। अब देखेंगे आनुवंशिकता किसे कहते हैं, हेरिडिटी क्या है। माता और पिता के शारीरिक, मानसिक लक्षण संतति यानी अगली पीढ़ी में, अगले जनरेशन में, माता-पिता से जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको संतति कहते हैं। संक्रमित होने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। सिंपल सा एक सेंटेंस का आंसर है आनुवंशिकता किसे कहते हैं। सपोज एग्जाम में आया 1 मार्क का, तो यह आपको एक सेंटेंस लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या है? पेरेंट्स से, माता और पिता का जो फिजिकल अपीयरेंस है, शारीरिक लक्षण और मानसिक, मेंटल यानी उनका जो दिमाग है, वो दोनों लक्षण अगली पीढ़ी में उसके लड़का या लड़की जो संतान है उसमें संक्रमित होने की क्रिया को ही आनुवंशिकता कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें कि माता पिता से जो फिजिकल और मेंटल लक्षण है वह अगली पीढ़ी में आता है। इसी घटना को, इसी क्रिया को आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहा जाता है। अब जैसे देखेंगे, कुत्ते का जो बच्चा है, पिल्ला है, वह कुत्ते के ही जैसा होगा। ऐसा नहीं कि कुत्ते का बच्चा बिल्ली के जैसा दिखाई दे रहा है, यह इम्पॉसिबल है। कबूतर का बच्चा जो है, वह कबूतर के ही जैसा दिखाई देगा, न कि कौवा के जैसा या तोते के जैसा। मनुष्य का जो संतान है, बच्चा है, वह मनुष्य के ही जैसा दिखाई देगा और अन्य जानवर के जैसा नहीं, अन्य प्राणियों के जैसा नहीं। तो यह ऐसा क्यों? क्योंकि यह आनुवंशिकता का गुणधर्म है, आनुवंशिकता के कारण ही। तो आकृति में भी आप देख पा रहे होंगे कि यह पक्षी जो मुर्गा है, मुर्गी, उसके चूजे उसके जैसे हैं। बकरी जो है उसका जो बच्चा है अपनी माँ पेरेंट्स पे गया है। गाय है तो गाय का जो बछड़ा है अपनी माँ पे है। यहाँ पे शिप दिखाई दे रही है, भेड़, तो भेड़ के जो बच्चे हैं भेड़ के जैसे होंगे, बकरी के जैसे नहीं होंगे। और आप देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे इंसान के बच्चे अपने माता-पिता इंसान के ही जैसे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि अन्य जानवर की तरह। ऐसा क्यों है? किसके कारण है? आनुवांशिकता के कारण। तो हमारे अंदर जो भी शारीरिक, मानसिक लक्षण है, वह हमारे माता-पिता के जो अंदर गुणसूत्र होते हैं, जो हेरिडिटी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जगह ले जाने वाले रहते हैं गुणसूत्र, उनके कारण होता है और इस क्रिया को ही आनुवांशिकता कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आनुवांशिक लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण यानी किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से उसको समझ सकते हैं। तो इस भाग में आप देखेंगे कि माता-पिता और संतान में बहुत अधिक समानता होती है। यानी बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली के जैसा दिख रहा है, इंसान का बच्चा है तो इंसान के जैसा दिख रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ छोटे-बड़े
अंतर भी दिखाई देते हैं। यानी बहुत अधिक समानता के साथ-साथ छोटे-मोटे अंतर भी, भेद भी दिखाई देते हैं। किसमें? उस बच्चे में और उसके पेरेंट्स में। ऐसा क्यों होता है? यह समानताएँ और भेद आनुवंशिकता के ही कारण होता है। आनुवंशिकी की व्यवस्था क्या है, वह कार्य कैसे करती है, उसे समझने के लिए हम लोग इस भाग में देखेंगे कि कोशिकाओं में प्रथिन संश्लेषण। प्रथिन को इंग्लिश में प्रोटीन कहा जाता है। संश्लेषण यानी बनना, सिंथेसाइज होना। तो लोअर स्टैंडर्ड में पिछली कक्षाओं में आपने स्टडी किया होगा कि कोशिका क्या है, इंग्लिश में उसे सेल कहते हैं। सेल यानी कोशिका। दो तरह की कोशिका, वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका। तो जो भी कोशिका है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, प्रथिन, और उसका संश्लेषण यानी बनना। बनने के लिए जो भी आवश्यक जानकारी होती है वह डीएनए में संग्रहित होती है। अब डीएनए क्या है उसे आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन, वह कहाँ स्टोर होती है? डीएनए में। डीएनए के जिस खंड में विशिष्ट प्रोटीन संबंधी संपूर्ण जानकारी संग्रहित होती है, उस खंड को जनुक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे जीन्स कहा जाता है। अभी यहाँ पे जीन्स का स्पेलिंग अलग है। अगर JEANS वह जीन्स होगा तो जो हम लोग पैंट पहनते हैं, जीन्स पैंट पहनते हैं, वो होगा। लेकिन यहाँ पे जो जनुक है, जीन्स है, वह उसका स्पेलिंग देखिए GENES। यानी डीएनए के जिस भाग में स्पेशल प्रोटीन पूरी जानकारी को संग्रहित करता है, उस भाग को जनुक कहते हैं, जीन्स कहते हैं। और यही प्रोटीन जो है सजीवों के लक्षणों से क्या संबंध होता है, क्या अंतर होता है, वह सब जानकारी प्रोवाइड करता है। इसी भाग को कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे कि कोई वनस्पति है, वह अधिक, कुछ वनस्पतियां बहुत अधिक लंबाई हासिल करती हैं, कुछ वनस्पतियां छोटी ही होती हैं। ऐसा क्यों? तो वनस्पतियों में वृद्धि संप्रेरक होते हैं। संप्रेरक को इंग्लिश में हार्मोन्स कहा जाता है। संप्रेरक को हिंदी में हार्मोन्स कहा जाता है। अभी मान लो आपको हार्मोन्स नहीं समझ में आ रहा है, संप्रेरक क्या है नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल सा एक पॉइंट्स आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ईयर आप उसे डिटेल में पढ़ोगे। जैसे कि आप लड़का हो या लड़की हो, यदि वह 9वीं 10वीं तक पहुंचता है तो धीरे धीरे उसके आवाज में परिवर्तन आता है। लड़के का आवाज धीरे धीरे मोटा होते जाता है और लड़कियों का आवाज जो है थोड़ा पतला हो जाता है। लड़कों में और क्या अंतर आता है, शारीरिक अंतर, कि लड़कों को धीरे धीरे थोड़ा सा दाढ़ी आने लगती है। तो यह सब किसके कारण है? वह संप्रेरक है, हार्मोन्स है। तो इसी तरह वनस्पतियों में भी वृद्धि के हार्मोन्स होते हैं, संप्रेरक होते हैं। अभी वनस्पति द्वारा निर्मित होने वाली वृद्धि संप्रेरक का प्रमाण संबंधित प्रकीर्ण की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। उसमें जो प्रकीर्ण है वह कितना कार्यक्षम है, उसके ऊपर वृद्धि संप्रेरक की क्वांटिटी निर्भर होती है। अगर प्रकीर्ण कार्यक्षम अधिक मात्रा में संप्रेरक निर्मित करता है तो उस वनस्पति की लंबाई अधिक होगी, और यदि कम मात्रा में वृद्धि संप्रेरक बनता होगा तो उस वनस्पति की लंबाई, यानी उसका जो ऊंचाई होगा वह कम होगा। तो किसी भी वनस्पति, किसी भी पेड़ पौधे की जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, वह उसमें स्थित संप्रेरकों पर निर्भर होती है। यदि उसके अंदर वृद्धि
संप्रेरक की मात्रा अधिक होगी तो उस वनस्पति की लंबाई अधिक होगी, और यदि उसमें संप्रेरक की मात्रा कम होगी तो उसकी लंबाई या ऊंचाई कम होगी। इसी भाग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला भाग है गुणसूत्र। इंग्लिश में इसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र की परिभाषा देखिए कि सजीवों के कोशिका केंद्रक में, अभी आपने कोशिका देखा होगा, प्लांट सेल या एनिमल सेल, वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका, या 7वीं में ही 8वीं में भी आपने डिटेल में देखा होगा। उसमें एक होता है बीचों बीच केंद्रक। तो कोशिका के केंद्रक में होने वाले तथा आनुवंशिक गुणधर्म को संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी चाहे सजीव वह प्लांट हो या एनिमल हो, वनस्पति कोशिका हो या प्राणी कोशिका हो, उसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में, और उसका जो आनुवांशिक गुण, अभी पीछे आप देखें कि पेरेंट्स से, माता पिता से अगली पीढ़ी में जो शारीरिक मानसिक लक्षण संक्रमित होते हैं, तो ऐसे घटकों को ही गुणसूत्र कहा जाता है। तो मेन जो आनुवांशिकता को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है, वह क्या होता है? गुणसूत्र कहलाता है, क्रोमोसोम्स कहते हैं उसे। प्रमुख रूप से केंद्र काम्ल, अभी यह दो शब्दों से मिलकर बना है केंद्र काम्ल। केंद्रक और अम्ल, अम्ल यानी एसिड, केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को केंद्र काम्ल कहते हैं। तो केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं और अम्ल को एसिड में, इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। तो केंद्र काम्ल को न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड। और प्रथिन से बना होता है, यानी यह जो गुणसूत्र है दो चीजों से मिलकर बना है, केंद्र काम्ल और प्रथिन। प्रथिन मीन्स प्रोटीन। जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय यदि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो गुणसूत्रों को हम आसानी से देख पाएंगे। यानी जो सेल डिवीजन होता है कोशिकाओं के अंदर, कोशिका, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, अगर उनका विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो उस समय गुणसूत्रों की रचना को हम लोग देख सकते हैं। प्रत्येक सजीव में विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र होते हैं। यानी जो अलग-अलग टाइप के सजीव हैं, जो विविधता है सजीवों की, तो सभी में एक ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाता। सब में अलग-अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। कोशिका विभाजन की जब मध्यावस्था पहुंचती है तो वह बेलनाकार दिखाई देता है और एक भाग संकीर्ण हो जाता है। इसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं, प्राइमरी कटेरियन, या फिर गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। अभी आकृति में आपको मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूं। अब देखेंगे जब सेल डिवीजन होता है उस समय बेलनाकार, जो मध्यावस्था के समय बेलनाकार रचना है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां पे संकीर्ण यानी जुड़ जाते हैं, और इस बिंदु को ही गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। इसके कारण गुणसूत्र के दो भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। यानी अब देखेंगे गुणसूत्र का दो भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इस तरह से मान लो ये डिवाइड हो गया, तो दो भाग हो गए और हर एक भाग को अर्ध, अर्ध यानी आधा,
तो गुणसूत्र का आधा अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। विशिष्ट गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु का स्थान निश्चित होता है और इसके आधार पर यह गुणसूत्र 4 प्रकार से बाँटा गया है, जो कि हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। अब तो पहले तो इस गुणसूत्र की रचना थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि जब मध्यावस्था स्थिति होती है तो बेलनाकार रचना जो है वह धीरे-धीरे एक पॉइंट पर मिलती है और इस तरह की रचना प्राप्त होती है जो कि गुणसूत्र है और इस भाग को गुणसूत्र भुजा कहते हैं। इस एक भाग को पी भुजा कहा जाता है, जहाँ पर यह अर्ध गुणसूत्र भुजाएँ मिलती हैं उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा पी भाग कहलाया, नीचे वाला हिस्सा जो है क्यू भुजा कहलाया और आपने देखा कि गुणसूत्र की रचना जो है, गुणसूत्र किससे बना है? तो डीएनए से मिलकर बना है। अभी डीएनए है क्या? वह डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सारणी है और उसमें आपको अलग-अलग सजीवों में कितने गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की क्या संख्या है, वह अ, इस सारणी के द्वारा आप जान सकेंगे। तो पहला प्राणी है यहाँ पर केकड़ा, क्रैब। उसके अंदर लगभग 2 लगभग नहीं एग्ज़ैक्टली 200 क्रोमोसोम होते हैं। मकई जो वनस्पति है, मक्का, भुट्टा जो खाते हो, उसमें 20 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मेढक, फ्रॉग उसके अंदर 26 गुणसूत्र होते हैं। गोल क्रीम, केचुए के जैसा जो एक सजीव है, उसके अंदर केवल 4 गुणसूत्र होते हैं और आलू, वटाटा जो खाते हो सब्जी में डालकर, उसके अंदर 48 गुणसूत्र होते हैं और आखिरी में हम लोग मनुष्य, मानव, इंसान, इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, कितनी संख्या है, तो यह फिगर आपको याद रहना चाहिए। एग्ज़ाम में ही आ गया कि मनुष्य के अंदर डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कितने होते हैं? 46। अभी 10वीं में अब जब आप जाओगे, तो वहाँ पे और डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा कि इन 46 में जो 44 होते हैं, वो उन्हें ऑटोज़ोम कहते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं और 2 ऐसे होते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स डिसाइड करते हैं, यानी उसका जेंडर डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो मेल हो कि फीमेल है, उसको डिसाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। तो टोटल 44 और 2 46 46 गुणसूत्र इंसानों में, मनुष्यों में होते हैं। अभी यह एक्स वाई जो है सेक्स क्रोमोसोम का टाइप है, वो नेक्स्ट ईयर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो यह आकृति आप देख पा रहे हो, यह क्रोमोसोमों की जोड़ियाँ हैं, गुणसूत्रों की जोड़ियाँ हैं। उस जोड़ी में अलग-अलग प्राणी या वनस्पति में किस तरह से गुणसूत्र होते हैं, पाए जाते हैं, इस आकृति में आपको दिखाया गया है। इसी भाग को आगे देखते हैं कि गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप के और सबसे पहला है मध्य केंद्री, इसे मेटासेंट्रिक इंग्लिश में कहा जाता है। अभी मध्य मध्य यानी बीच में, यानी कि इसका जो गुणसूत्र बिंदु है, यह जो गुणसूत्र बिंदु है, जो सर्कल में दिख रहा है, यह ठीक बीचों-बीच होता है। यह एक अर्ध गुणसूत्र हिस्सा है, यह दूसरा अर्ध गुणसूत्र हिस्सा है, तो दोनों अर्ध गुणसूत्रों के ठीक बीचों-बीच उसका जो है गुणसूत्र बिंदु होता है, उसे मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहते हैं और इसका आकार अगर तुलना करोगे तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है वी,
उसकी जैसी इसकी रचना है। तो जोड़ी मिलाओ खाली जगह में आ सकता है कि वी शेप में जो गुणसूत्र है उसका नाम क्या है? मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। दूसरा देखेंगे, ये पहला था। नाउ सेकंड वन, उपकेंद्रीय गुणसूत्र सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। इसमें जो है आप देखोगे तो गुणसूत्र बिंदु जो है गुणसूत्र के मध्य के आसपास होता है, लेकिन ठीक बीचों बीच तो है लगभग, लेकिन एक अर्धगुणसूत्र का जो आकार है दूसरे से थोड़ा छोटा होता है और इसकी जो रचना है अंग्रेजी लेटर में एल के जैसा दिखाई देता है। तीसरा जो देखेंगे आप गुणसूत्र का प्रकार, उसे अग्र केंद्रीय गुणसूत्र कहते हैं। इसमें जो है अग्र यानी आगे, सामने, तो अग्र केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के सिरे के आसपास होता है, यानी एक एक किनारे की तरफ होगा और यह अंग्रेजी के अल्फाबेट जे के जैसा दिखाई देता है। चौथा जो है गुणसूत्र, उसका नाम है अंत्य केंद्री टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। इसमें अगर इसकी आकृति अगर आपको याद है तो उसको देखकर आप लिख सकते हो, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। तो इसमें अगर आप देखोगे गुणसूत्र बिंदु जो है अर्ध गुणसूत्र के एक किनारे पर है, एक तरफ है और इसकी रचना यदि हम देखेंगे तो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट आई है उसके जैसा दिखाई देता है। तो गुणसूत्रों में जो गुणसूत्र बिंदु है वह कहाँ पर स्थित है उसके आधार पर गुणसूत्र टोटल 4 टाइप के हैं। पहला है मध्य केंद्री जो कि वी शेप का, दूसरा है उपमध्य केंद्री जो कि एल शेप का, तीसरा है अग्र केंद्री जो कि जे शेप का होता है और आखिरी है चौथा अंत्य केंद्री जिसका आकार अल्फाबेट आई के जैसा होता है। तो इनके आकार के आधार पर मध्य गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर इनको 4 तरह से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। सामान्य रूप से जो कोशिकाओं में गुणसूत्र की जोड़ियां होती हैं, उनका यदि आकार और रचना समान हो तो उसे समजात गुणसूत्र कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और यदि गुणसूत्र की रचना और आकार असमान हो तो उसे विषमजात गुणसूत्र कहते हैं, हेटेरोजीनियस क्रोमोसोम। यानी यदि गुणसूत्रों की रचना और आकार सेम साइज का हो तो उसे होमोलोगस यानी समजात गुणसूत्र कहा जाता है और आकार और रचना सेम नहीं है तो उसे विषम जात गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं और बाकी जो है अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जैसे पीछे मैंने बताया कि इंसानों में, मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्रों में एक जोड़ी यानी दो जो होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और बाकी जो 44 है वह ऑटोसोम कहलाता है, जिसे अलिंग सूत्र गुणसूत्र कहा जाता है। तो इस तरह से आपको डिटेल में इस भाग में गुणसूत्रों के बारे में जानकारी बताई गई। इसी भाग को आगे देखते हैं। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे इसके पहले ही मैंने आपको बताया, अगर लास्ट भाग देखेंगे एन ए, एन यानी न्यूक्लिक, ए यानी एसिड। न्यूक्लिक को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो एसिड है हिंदी में उसे अम्ल कहा जाता है, तो केंद्र काम्ल, तो केंद्र काम्ल को इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अभी डीएनए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और होता है जो इस आज के लेक्चर के अंत में देखेंगे, आरएनए।
तो डीऑक्सी हटा दो, राइबो बचा, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो डीएनए के बारे में विस्तृत जानकारी देखिए। गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए से बना होता है, यानी गुणसूत्र किससे बना है? खाली जगह जोड़ी मिलाओ आ सकता है। गुणसूत्र डैश से बना है, तो डैश में क्या आएगा? डीएनए आएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से। 1869 में श्वेत रक्त कणिकाओं, अंग्रेजी में इसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल का स्टडी करते समय स्विस जैव रसायन वैज्ञानिक, स्विस के बायोकेमिकल के वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने इस अम्ल की खोज की। यानी केंद्रक के अंदर अम्ल होता है और उसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। इसे पहली बार खोजने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक मिशर को। यह अम्ल पहली बार केंद्रक में पाया गया, इसीलिए इसको केंद्रकाम्ल या न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं इंग्लिश में। यह कोशिका के अन्य भागों में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्रक में। केंद्रक में जो एसिड है वह न्यूक्लिक एसिड कहलाया, और कोशिका के अन्य भागों में भी एसिड पाया जाता है। तो डीएनए के अणु, अभी डीएनए के अणु कहाँ-कहाँ से लेकर कहाँ तक व्याप्त हैं? वह विषाणु, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी सजीवों में पाया जाता है। अब विषाणु तो एकदम माइक्रोस्कोपिक होता है। अभी जैसे कि आप, हमारा जो विद्यालय है आज लगभग 8-9 महीने से बंद है। किसके कारण? विषाणु के कारण। कौन-सा विषाणु? कोरोना। तो विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से आज विद्यालय बंद है। अब विषाणु कितना सूक्ष्म होता है कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको किसकी सहायता से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। तो इतना सूक्ष्म होते हुए भी उसके अंदर डीएनए होता है। अब सोचो डीएनए कितना छोटा होता होगा, और डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? गुणसूत्रों में। तो चाहे वह अत्यंत सूक्ष्म जीव हो, चाहे जीवाणु विषाणु हो, या मल्टी सेलुलर प्लांट एनिमल हो, जैसे इंसान, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, अन्य जानवर, उनमें भी डीएनए होता है। यह अणु कोशिकाओं, तो यानी यह जो डीएनए है, यह कोशिकाओं के कार्य, वृद्धि, विभाजन को नियंत्रित करता है। इसीलिए डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल, प्रधान अणु कहते हैं। डीएनए का प्रत्येक धागा न्यूक्लियोटाइड नामक अनेक छोटे-छोटे अणुओं से बना होता है। यानी डीएनए जो है छोटे-छोटे स्मॉल धागे नुमा स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसमें 4 हैं। पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमिन। तो इंग्लिश में इसको शॉर्टकट ए यानी एडेनिन, जी मीन्स guanine, सी मीन्स साइटोसिन एंड लास्ट वन है टी, थायमिन। ये शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में अगर लिखेंगे थायमिन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल है। तो 4 तरह के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ डीएनए में होते हैं। ये चारों आप याद रखना, क्योंकि आरएनए में इनमें से एक बदला हुआ रहेगा। तो कौन सा चेंज होगा वहां पे मैं आपसे पूछूंगा। एडेनिन हमेशा जो है गुआनिन के साथ कनेक्ट होता है, मीन्स ऑलवेज एडेनिन तथा गुआनिन, सॉरी, एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन कहते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन को पिरामिडीन कहा जाता है। यानी इन चारों में से दो दो अगर जोड़ियां बने, तो पहला ए और जी मिलकर इसे प्योरीन कहते हैं। जोड़ी मिलाओ खाली जगह आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड में प्योरीन कौन कौन से हैं? ए एंड जी। और पिरामिडीन कौन कौन से हैं? साइटोसिन एंड थायमिन। तो इस तरह से 4 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो डीएनए में पाया जाता है, उसके ये नाम।
इसी क्रम को आगे देखते हुए डीएनए के अणु की रचना डीएनए की रचना सभी सजीवों में एक जैसी होती है और 1953 में दो वैज्ञानिक वैटसन और क्रिक ने, यहाँ पे आप उनका फोटो देख पा रहे हो, दोनों वैज्ञानिक का, वैटसन और किक क्रिक, ये दोनों वैज्ञानिकों ने डीएनए अणु की रचना के बारे में, उनके नेचर के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि डीएनए की जो प्रतिकृत उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 समांतर धागे एक दूसरे के साथ लपेटे होते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ वाला देख पा रहे हो, 2 समांतर धागे, इस तरह से रचना देखो, 2 धागे, फिर यहाँ से ऐसे-ऐसे सर्पिलाकार आ रहा है। 2 समांतर धागे लपेटे हुए होते हैं, द्विसर्पिलाकार, सर्प के जैसी रचना। हम्म, सर्पिलाकार रचना ही क्या है, डीएनए का है। और लचीली सीढ़ी के जैसी रचना दिखाई देती है और यह रचना दो वैज्ञानिक, कौन, वैटसन और क्रिक ने बताया था। न्यूक्लियोटाइड की रचना में शर्करा के एक अणु नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और फास्फोरस अम्ल का एक अणु जुड़ा होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, शुगर मॉलिक्यूल होगा, वह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का वह फास्फोरस के साथ जुड़ा होता है। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4 प्रकार के होने के कारण न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार कौन से थे? पीछे आपने देखा, ए, जी, सी, टी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अब डीएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड की रचना श्रृंखला जैसी होती है और डीएनए के धागे यानी सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बारी बारी से एक दूसरे से जुड़ा होता है, शर्करा फास्फोरस अम्ल से जुड़ा होता है। और इसमें हमेशा देखोगे एडेनिन जो है थायमिन के साथ और साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। मीन्स हमेशा ए थायमिन एटी और सी जो है हमेशा जी के साथ जुड़ा होगा। तो जो ये आकृति आप देख पा रहे हो, यह सी जो है जी के साथ, सी जी मीन्स साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है। और ए जो है देखोगे टी के साथ हमेशा जुड़ रहा है, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है। इस तरह से जो श्रृंखला बनी है, रचना बनी है डीएनए की द्विसर्पिलाकार, उसे वैटसन एंड क्रिक ने बताया। इसी भाग में लास्ट में ये वाला हिस्सा देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। आप अगर अ, फ़िल्म या सीरियल वगैरह कभी देखो, उसमें क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में तो दिखाता है किस तरह से कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है या किसी का कुछ मर्डर करता है, तो किस तरह से क्राइम ब्रांच जो है उसे सही अपराधी को पकड़ने के लिए उसके फिंगर्स यानी उसके अंगुलियों के जो है प्रिंटिंग लेता है। तो इस तरह से हर एक इंसान का, हर एक अ, मनुष्य का जो है, भले वह दिखने में चेहरा उसका सेम हो, दोनों जुड़वा भाई भी होंगे, अगर दिखने में सेम होंगे, हाइट सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन उन दोनों का भी फिंगर प्रिंटिंग अलग-अलग होगा। तो सबका फिंगरप्रिंट्स अलग होता है, इसका मेन कारण क्या है? डीएनए। आगे इसी भाग को कंटिन्यू करते हैं। जनुक जीन्स, प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए अणु से बने होते हैं। डीएनए अणु के अणुखंडों को जनुक कहते हैं। अभी जीन्स किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए से बना होता है और हर एक अणुखंड जो होता है वह जीन्स कहलाता है, जनुक कहते हैं। जनुक एक कतार में रची हुई होती है। जनुक कोशिकाओं और शरीर की रचना पर, कार्य पर नियंत्रण रखता है।
और आनुवंशिक लक्षण को माता पिता से उसकी अगली पीढ़ी संतान तक संक्रमित करता है जीन्स। इसीलिए इन्हें आनुवंशिकता का कार्यकारी घटक कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आनुवंशिक लक्षण संक्रमित होता है, ट्रांसफर किया जाता है, वह जीन्स के ही कारण होता है। माता-पिता और उनके बच्चों में समानताएं जो पाई जाती हैं, जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वह इस जीन्स के ही कारण है। पाठ का आखिरी भाग है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी यह भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाला अम्ल। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है। और एक अंतर देखिए इसमें क्या है, राइबोज शर्करा फॉस्फेट के अणु और गुआनिन साइटोसिन एडेनिन के साथ यहाँ पे यूरेसिल है, ये अंतर है। वहां पे थाइमिन था, यहाँ पे यू है। तो तीनों सेम है, GCA, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन ये सेम है, डीएनए में भी था, लेकिन डीएनए में थाइमिन था, यहाँ पे यूरेसिल है। राइबोसोम जो है 3 टाइप का होता है। राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम के घटक आरएनए का अणु होता है और प्रथिन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। दूसरा है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, यह कोशिका केंद्रक में स्थित जनुकों के अर्थात डीएनए की श्रृंखला पर प्रथिनों के निर्मित संबंधी संदेश को प्रथिनों की निर्मित करने वाला राइबोसोम तक ले जाता है, यानी दूत का काम करता है। तो अंग्रेजी में दूत को मैसेंजर कहते हैं। और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, यह एमआरएनए से मिलने वाले संदेश को अमीनो अम्ल के अणुओं को राइबोसोम तक लाने का कार्य करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और तीनों का यहाँ पे आपको आकृति भी दिखाया गया है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग इनहेरिटेंस यानी वंशागति और हेरिडिटी आनुवंशिकता के बारे में डिटेल में अ, आपने अध्ययन किया। और यदि किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो वह अपना सर क्वेश्चन। आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है? आरएनए और डीएनए में अंतर ये है कि डीएनए में जो 4 घटक हैं, पहला अंतर देखो, 4 घटक हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो दोनों में कॉमन है, ए, जी और सी। अभी डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में चौथा जो थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ए, जी, सी, टी, यह 4 जो नाइट्रोजन अणु हैं, ए, जी, सी, टी, यह डीएनए में होते हैं और यहाँ टी के जगह अगर यूरेसिल आ गया तो यह आरएनए हो जाएगा। और डिटेल में अगर देखोगे आप, अगर 11वीं 12वीं में साइंस लेके पढ़ते हो तो उसका डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में और डीएनए डीऑक्सी, डी यानी रिमूवल, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कम होता है डीएनए की रचना में एज कंपेयर टू आरएनए। और किसी बच्चे को कुछ डाउट? हेलो बेटा, और किसी को कुछ डाउट है? जो भी डाउट था मैंने उसे समझाने की कोशिश की। और पाठ का जो 2 भाग था, वंशागति और आनुवंशिकता, को हम लोग विस्तृत में डिटेल में पढ़े। हाँ, एक नीतू यादव है। यस, बोलो बेटा, क्या डाउट है? नीतू यादव, ठीक है, आपने रेज हैंड किया था इसलिए मैंने पूछा। यस बेटा, बोलो नीतू यादव, डाउट है आपको? आपका यहाँ पे दिख रहा है। सर डबल स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? डबल स्ट्रैंडेड वो जो द्विसर्पिलाकार था ना, एक तो ऐसे सांप के जैसे रचना आई
और फिर से एक बार उसी के साथ, तो 2 ऐसे लगातार आ रही थी। तो द्वि यानी 2, स्ट्रैंडेड यानी सर्पिलाकार। तो धागानुमा जो 2 रचना डीएनए की दिख रही थी, उसे ही डबल स्ट्रैंडेड या द्विसर्पिलाकार रचना कहते हैं। ठीक है बेटा? तो हाँ, और किसी को डाउट नहीं है तो मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।